हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी में मोटिवेशन। मोटिवेशन एक्चुअल में है क्या? अभिप्रेरणा। बैठ जाओ। एक्चुअल में अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा शब्द का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, इन सब के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे वाले। मोटिवेशन जो टॉपिक है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअल में मोटिवेशन होता क्या है। आपको कई बार लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत जल्दी उठ जाता है, कोई व्यक्ति बहुत देरी से उठता है। कई स्टूडेंट 5 बजे उठ जाते हैं, कई स्टूडेंट 8 बजे उठते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो 4 बजे भी उठ जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जंगल में एक जो बकरी है अपने बच्चों को बचाने के लिए शेर से भिड़ जाती है। एक्चुअल में ये सब है क्या? ये तो मोटिवेशन है। इन सब के पीछे अगर आप कोई चीज देखोगे तो मोटिवेशन ही है, वो अभिप्रेरणा ही है। आपने देखा होगा इस प्रकार की चीजें तो आपने कई बार देखी है। ये दृश्य आपने कई बार देखा है कि एक शेर भाग रहा है किसी जानवर के पीछे और जानवर अपना पूरा दम लगा रहा है शेर से आगे निकलने के लिए। जानवर पूरा अपना दम लगा रहा है और शेर भी अपना पूरा दम लगा रहा है। इन दोनों के अंदर कोई मोटिवेशन काम कर रहा है और दोनों के अंदर जो मोटिवेशन है अपनी प्राणों से जुड़ा हुआ है। ये अपने प्राणों को बचाना चाहता है और ये अपनी भूख को मिटाना चाहता है। आप इस प्रकार की चीजों में मोटिवेशन ही देखेंगे। इस प्रकार के लोग तो आपने कई बार देखे होंगे, इसका मोटिवेशन, इसका मोटिवेशन और इसका मोटिवेशन। अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि रियल में जो एक्टिव पर्सन है वो ये है। इसके अंदर कोई ऐसा मोटिवेशन है कि वो सुबह जल्दी तैयार हो गया, ऑफिस जाना है, मुझे आज ये टारगेट पूरा करना है और टारगेट पूरा करने के बाद में क्या मिलेगा, मुझे कुछ इंसेंटिव मिलेगा, कुछ प्राइज मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा या पनिशमेंट नहीं मिलेगा, मैं पनिशमेंट से बच जाऊंगा। जो भी होता है मोटिवेशन नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव मोटिवेशन में आपको पुरस्कार दिया जाता है और नेगेटिव मोटिवेशन में दंड, पनिशमेंट होता है। तो आप जल्दी उठते हैं तो उसके पीछे 2 कारण हैं, या तो आपको कोई पुरस्कार मिल रहा है या आप दंड से बच रहे हो। पनिशमेंट से बचने के लिए हम करते हैं या पुरस्कार लेने के लिए करते हैं। इस महान व्यक्ति के लिए कोई पुरस्कार और दंड का कोई असर नहीं है। आराम से अलार्म बंद करने की वो कोशिश कर रहा है क्योंकि इसमें मोटिवेशन का अभाव है। आप देखें गौर से तो मोटिवेशन जो शब्द आता है ना, शब्द, इस शब्द की बात करें, मोटिवेशन मोवर, कई जगह इसको मोटम भी कहते हैं, लेटिन भाषा से आया हुआ है और ये सारे शब्द हम पश्चिमी देशों से लेटिन, ग्रीक और यूनानी भाषाओं वाले पढ़ रहे हैं। इसका मतलब होता है गतिशील होना, आंतरिक उत्तेजना या कार्य करने की प्रेरणा। किसी काम को करने के लिए आपको बाध्य कर दे, वो आंतरिक अदृश्य शक्ति ही मोटिवेशन है। मैंने आपको बोला 3 नंबर क्लास में कि आप 1 नंबर में चलिए, आप फटाक से खड़े हुए हो, आप आ गए, तो कोई मोटिवेशन तो था। अब मोटिवेशन क्या था? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। कईयों का पॉजिटिव रहा होगा, कोई खास बात है, कोई खास चीज चलेगी वहां पर, ये पॉजिटिव हो सकता है। और कईयों का नेगेटिव होगा कि चल रहे, नहीं चलेंगे तो डांटेगा ये, चलो देखा देखी चलो। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो है, चाहे हो नेगेटिव। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मोटिवेशन ही इंसान को गतिशील करता है। हम जितने भी गतिशील है, जितने भी एक्टिव है, वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों से प्रभावित है। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे कि एक ड्राइवर होता है, ड्राइव जो अंदर होता है हमारे अंदर, वो दिखता नहीं है और वो हमें चलाता है। अब इधर चल और अब इधर चल, अब घर वापस चल। ये हमारे अंदर का जो ड्राइवर है वो किसी चीज से प्रभावित होता है और फिर हमें एक सही दिशा में लेकर जाता है। तो वो भी एक प्रकार का मोटिवेशन है। देखो, वुडवर्थ का नाम तो आपने कई बार सुना होगा। यह कहता है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह स्थिति है
जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निश्चित व्यवहार करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। यानी कि अभिप्रेरणा की बात कर रहा है वुडवर्थ, और ये कह रहा है कि अभिप्रेरणा वो चीज है, अभिप्रेरणा वो चीज है जो व्यक्ति को प्रेरित करती है, किसके लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। अगर किसी के दिमाग में गोल नहीं है ना, तो फिर वो काम क्यों करेगा। आप घर से यहां तक इसलिए आगे क्योंकि कोई गोल सेट किया हुआ है आपका, और फिर टाइम भी सेट किया हुआ है कि मेरे पास इतना ही टाइम है और इसी टाइम में मुझे ये करना है। और फिर वो जो गोल अचीव करने के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं, बस वही अभिप्रेरणा है, उसे हम कहते हैं अभिप्रेरणा, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। कई मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं अपने हिसाब से दी है। तो आगे देखो, लोवेल नाम के एक मनोवैज्ञानिक है। लोवेल कहता है कि कोई चीज को पाने के लिए लोग काम करते हैं, कोई चीज अगर नहीं होगी तो हम काम नहीं करेंगे। देखो, अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोदेहिक या आंतरिक प्रक्रिया है, मनोदेहिक या आंतरिक प्रक्रिया, बाहरी नहीं, अंदर से आती है, जो किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है। ध्यान रखना, जो किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है तथा ऐसी क्रिया की तरफ अग्रसर होती है जो उस आवश्यकता को संतुष्टि देगी। यानी कि जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। पहले नीड क्रिएट होगी और फिर अंदर का ड्राइवर एक्टिव होगा और उसके बाद में हमें एक्ट करने के लिए वो बाध्य करेगा। उससे कहते हैं मनोदेहिक आंतरिक क्रिया। ये सारी चीजें अंदर चलती है इंसान के अंदर, और उसे हम कहते हैं अभिप्रेरणा। आप इस इमेज को देखिए, कितने लोग काम करते हैं, कितने खिलाड़ी काम करते हैं, कितने पढ़ने वाले विद्यार्थी दिन रात लगे रहते हैं यहां तक पहुंचने के लिए, और कुछ पहुंच जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं, और कुछ अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। उसके पीछे कारण है कि उनकी जो मनोदेहिक जो क्रिया थी वो बहुत ज्यादा एक्टिव थी, और कईयों का ड्राइवर थोड़ा सा कमजोर था, और जिनका ड्राइवर बहुत ज्यादा एक्टिव था वो वहां तक पहले पहुंच गए। तो ये आपके ऊपर भी लागू होता है। आप सभी टीचर बनने वाले हैं, और टीचर पहले कौन बनेगा आप में से, पहले वही बनेगा जिसका मोटिवेशन हाई लेवल का है। तो मोटिवेशन आगे हम एक पढ़ेंगे कि सीखने का ग्राफ, एक सीखने का ग्राफ बनता है, और उसमें बताते हैं कि जब स्टूडेंट सीखना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में बड़ा तेजी से सीखता है वो, लेकिन उसके बाद में इस प्रकार से सीखता है, कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप। और उसके बाद में एक टाइम आता है सीखने का पठार, जहां वो कुछ नहीं सीखता है, एकदम आलसी हो जाता है। और उसके बाद में आ जाता है एग्जाम नजदीक। एग्जाम जब नजदीक आता है तब या तो वो सो जाता है और यह बहुत तेजी से पढ़ता है। दो काम करेगा, या तो सोएगा या बहुत तेजी से पढ़ेगा। सोएगा मतलब चलो रहने दो यार, अगली बार ट्राई करते हैं, इस बार तो तैयारी हुई नहीं, अगली बार देखेंगे। तो यहां 90% लोगों के साथ ऐसा होता है कि शुरुआत में बड़े जोश के साथ तैयारी करते हैं। आपका भी शुरुआत वाला जो एक महीना है ना, वो बड़ा जबरदस्त रहेगा, क्योंकि इसमें नई नई चीजें आएगी। उसके बाद में धीरे धीरे आपका जो है डाउनफॉल में जाना स्टार्ट, मतलब सबका नहीं, कुछ विद्यार्थियों का। और उसके बाद में आप देखोगे क्या यार ये साइकोलॉजी पढ़ा रहा है, 4 महीने हो गए और यही आ रहा है बार बार साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी पढ़ा रहा है, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा है। अब एग्जाम में पता नहीं क्या आएगा, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर तो आउट हो रहे हैं, तेरे खानदान में आज तक कोई सरकारी नौकरी लगा है क्या? यार मेरे तो लगा नहीं, तो यार मुझे तो डाउट ही लग रहा है मेरे ऊपर। तो ये सारी चीजें हम सुन कर क्या करते हैं, अपना मोटिवेशन कमजोर कर देते हैं, ड्राइवर को कमजोर खुद ही कर देते हैं, और फिर वो उतना जोश रहता नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें, ये सबके साथ नहीं होता है, तो आप इसको मेंटेन रखेंगे लास्ट तक। चलिए, क्रेचफील्ड नाम के एक मनोवैज्ञानिक है, और वो कहते हैं कि अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों से जुड़ा हुआ है। मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों उठूं, मैं क्यों साइकोलॉजी पढ़ूं, और मैं क्यों कोचिंग जाऊं, मैं क्यों खाना खाऊं, मैं क्यों सोऊं। आपको नहीं लग रहा इन सब के पीछे क्वेश्चन मार्क पहले लगता है, उसके बाद में हम उसका आंसर ढूंढते हैं, फिर उसका हल करते हैं। तो ये बात भी सही है, इन्होंने अपने हिसाब से बता दिया
अभिप्रेरणा की परिभाषा बता रहे हैं सभी मनोवैज्ञानिक, तो इन्होंने भी एक परिभाषा बता दी कि मेरे हिसाब से मोटिवेशन ये होता है। पहले क्यों आएगा, उसके बाद में उसका आंसर ढूंढेगा और फिर वो उसके लिए एक्ट करेगा, उसे हम कहते हैं अभिप्रेरणा। क्रेसफील्ड के अनुसार अभिप्रेरणा क्यों का प्रश्न है। गुड, तो मनोवैज्ञानिक गुड कहता है कि कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है। तो इन्होंने अभिप्रेरणा की परिभाषा थोड़ी सी अलग टाइप की दी, लेकिन आप इन सब की परिभाषा को देख लेना तो सब में एक चीज कॉमन है कि इंसान को काम करने के लिए बाध्य करना। ये हर चीज में आ रही है। किसी कार्य को प्रारंभ करने यानी कि कार्य को शुरू करने के लिए, और शुरू करने के बाद में जारी भी तो रखना पड़ता है ना। एक बार शुरू कर दिया, मान लो कि आपने कोचिंग को स्टार्ट कर दिया, तो स्टार्ट करने से थोड़ी हो गया, आपका एक मोटिवेशन जागा और आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, उसके बाद में क्या होगा, आप उसको कंटिन्यूसली करोगे। मोटिवेशन तभी माना जाएगा कि आप उसको रेगुलर नियमित रूप से अपने गोल तक पहुंचा दोगे। वास्तविक मोटिवेशन वही है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि कोई रील देखकर इंस्पायर हो जाता है, अरे बाप यार ये टॉप कर गया टीचर में, इसको तो मैं जानता हूं, तो फिर मैं भी कर सकता हूं। उसके बाद में फिर अपना स्टार्ट करता है कि इतनी क्वालिफिकेशन तो मेरे पास भी है, और जब शुरुआत करता है तो ना अभिप्रेरणा समझ में आती है, ना जारी समझ में आता है, ना क्या समझ में आता है, ना है समझ में आता है। अरे बाप यार, ये तो अपने बस की बात नहीं है वैसा। तो जारी करने की यानी कि शुरुआत करने के बाद में वापस विड्रॉल करता है, तो वो मोटिवेशन नहीं है। एक्चुअल में मोटिवेशन वो है जो आपको निरंतर काम करने के लिए बाध्य करता है। तो गोल जितना मजबूत होगा, ड्राइवर उतना ही अच्छा होगा, और वो हमें निरंतर काम करने के लिए बाध्य करेगा। अब देखो यहां आता है अभिप्रेरणा का चक्र। अभिप्रेरणा का चक्र जब बनता है ना, तभी हम काम करते हैं। देखो चक्र कैसे बनता है, एक साइकिल बनती है। सबसे पहले शुरुआत होती है आवश्यकता से। जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम काम नहीं करेंगे। आवश्यकता हमें जगाती है, और जो जगाती है वो हमारा ड्राइवर है, और उसे हम कहते हैं उद्देलन या उत्तेजना। हमारे अंदर एक उत्तेजना आती है, उद्देलन आता है, और वो उद्देलन और उत्तेजना है, उसी को हम कहते हैं मोटिवेशन। आपकी आवश्यकता हुई, उसके बाद में आप उस आवश्यकता को पाने के लिए मोटिवेट हुए, उद्वेलित हुए या उत्तेजित हुए, और आपने अनुक्रिया स्टार्ट कर दी। आपने काम स्टार्ट किया, और काम स्टार्ट करने के बाद में करते करते आप कहां पहुंच गए, लक्ष्य तक। और लक्ष्य तक पहुंचना ही हमारा उद्देश्य था। उद्देश्य हो गया पूरा, और ड्राइवर हो गया शिथिल, ड्राइवर हो गया कमजोर। उसके बाद में अगर आपको आवश्यकता होगी तो फिर ड्राइवर जागेगा, नहीं होगी तो फिर हम उतने से सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब देखो, आप सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप टीचर बन गए, ठीक है, आपने शुरुआत की, टीचर बन गए। मान लो टीचर बनने के बाद, टीचर बनने तक की जो क्रिया है, ये आपको लगातार कार्य करवाएगी, ये आपको सोने नहीं देगी, क्योंकि ये आपकी आवश्यकता है। टीचर बनना, अपनी रेपुटेशन बढ़ाना और अपना स्वाभिमान बढ़ाने के लिए आप ये सब करेंगे, क्योंकि आपकी आवश्यकता है, ये आपकी नीड है। इस आवश्यकता के लिए लगातार ये ड्राइवर जो है आपका हमेशा आपको जगाता रहेगा, हमेशा जगाता रहेगा, क्योंकि ये चीज आपकी बार बार दिमाग में क्लिक करेगी, बार बार क्लिक करेगी। क्लिक कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कि भर्ती आने वाली है, भर्ती आने वाली है, या सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो ये हमें भी काम करने के लिए बाध्य करेगा। और अनुक्रिया हम निरंतर करते रहेंगे, और जैसे ही हमें रिजल्ट मिला, आपका सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत बधाई आपको। उसके बाद में शुरुआत वाले 2-3 महीने तो बहुत बड़ी खुशी होती है। उसके बाद में आप ज्वाइन करते हो, फिर पढ़ाते हो, फिर देखते हो, सीनियर की डांट भी लगती है कई बार, और फिर सैलरी भी आती है, और फिर वो 15 दिन में खर्च भी हो जाती है। आपने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एकदम, जैसे बाहर से दिख रहा था अंदर तो कुछ है नहीं ऐसा। उसके बाद में कुछ लोग क्या करेंगे, अपेक्षा बढ़ी, जिसको हम कहते हैं आवश्यकता, आवश्यकता बढ़ी, चलो यार ये तो ठीक नहीं है, अभी हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे, या हम आरएस की तैयारी करेंगे, या उससे बड़ा क्या है जिसमें इससे कम से कम 3-4 गुना सैलरी हो, क्योंकि मेरी अपेक्षा बहुत बड़ी है, इतने से मेरे काम नहीं हो रहे। तो उसके बाद में फिर आपकी एक आवश्यकता जागेगी, और फिर आपसे वो काम करवाएगी, फिर आवश्यकता जागेगी, फिर काम करवाएगी। निरंतर आवश्यकता होना बहुत जरूरी है, और फिर आप निरंतर कार्य करेंगे।
तो इस प्रकार से अभिप्रेरणा का एक चक्र बनता है और इस चक्र बनना जरूरी है और चक्र कंप्लीट होना भी जरूरी है। अगर चक्र कंप्लीट हो गया ना तो इसका मतलब आपका मोटिवेशन, आपकी अभिप्रेरणा एकदम सही थी। चक्कर अगर बीच में रह गया तो आपका मोटिवेशन था ही नहीं, वो और ही कुछ था। वो एक बार हवा का झोंका आया था ऐसे ही और वो चला गया। उसके बाद में आवश्यकता दो प्रकार की। आवश्यकता कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। एक प्राथमिक आवश्यकता है, प्राइमरी, और एक द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी। अब देखो, प्राथमिक के नीचे लिखा है शारीरिक, यानी कि शरीर से संबंधित। अब शरीर की पूर्ति से संबंधित भोजन, पानी, नींद, मल मूत्र त्याग, ये सारी चीजें शरीर के अंदर होती है और फिर ये करने के लिए हमें बाध्य कर देती। मान लो कि आपको जोरदार प्यास लगी है तो आपको जाना ही पड़ेगा, आपको उठना ही पड़ेगा, और आपको जाने के लिए जो बाध्य किया वो भी तो मोटिवेशन ही था। तो इस प्रकार की प्राथमिक आवश्यकता ये कंपलसरी है और ये कंपलसरी नहीं है। देखो, ये द्वितीयक है। द्वितीयक, या हम कह सकते हैं इसको मनोवैज्ञानिक। मनोविज्ञान की परिभाषा में अगर आपको कोई पद चाहिए, जैसे अभी आप जो तैयारी कर रहे हो, वो आपकी प्राथमिक नहीं है, वो द्वितीयक है, वो इसमें शामिल होगी। आपको प्रतिष्ठा चाहिए, या आपको आत्मसम्मान चाहिए, या आपको उपलब्धि चाहिए, तो ये सारी चीजें आपसे संबंधित है। अब आप जो भी एक्ट कर रहे हो वो आवश्यकता सेकेंडरी है आपकी। तो इस प्रकार की दो आवश्यकताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंसान की जो आवश्यकता है वो दो प्रकार की, प्राथमिक और द्वितीयक। एकदम क्लियर है यहां तक? उसके बाद में देखो, चालक, अंतर्नोद, परनोद, उद्दीलन, ड्राइव। अब ये जो ड्राइव शब्द है ना, इंग्लिश का तो एक ही शब्द है और हिंदी के चार शब्द है। तो हिंदी में आपको ये ध्यान रखना है कि चालक, अंतर्नोद, परनोद, उद्दीलन, ये शब्द अगर आ जाए तो आप ये मानना कि ये ड्राइव है। और इस ड्राइव का मतलब होता है मोटिवेशन, अंदर जो हमसे कार्य करवाता है। अब कई बार क्या है कि कुछ मनोवैज्ञानिक ड्राइव को अलग मानते हैं और मोटिवेशन को अलग मानते हैं। चलिए देखते हैं। मोटिवेशन तो पूरा सर्कल होता है, हाँ, मोटिवेशन अपने आप में, मोटिवेशन का तो ये पार्ट है। हाँ, मोटिवेशन तो आपने कहा था वो पूरा सर्कल बन जाता है। मोटिवेशन आप इसको ऐसे लो कि ये बहुत ब्रॉड लेवल का है। मोटिवेशन ब्रॉड लेवल का है और ड्राइव, अंतर्नोद जो है उसका एक छोटा सा हिस्सा है, उसी का हिस्सा है, हाँ, पार्ट है। अब देखो, आवश्यकता से उत्पन्न होता है ये चालक, आवश्यकता से उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होने वाली जो अवस्था है उसको हम कहते हैं चालक या अंतर्नोद या परनोद। अब आप देखो, आवश्यकता क्या हो सकती है? आपको पैसों की आवश्यकता हो सकती है, आपको ये आवश्यकता हो सकती है, ये हो सकती है, घर की हो सकती है, गाड़ी की हो सकती है, खाने की हो सकती है, जो भी है, शुरुआत इसी से होती है। और ये जब शुरुआत होती है, जब दिमाग में आता है, उसके बाद में आपकी एक्टिविटी लगातार बढ़ती है, तो उसको हम ड्राइव कहते हैं। अब देखो, चालक व अभिप्रेरणा में अंतर। एक चालक हो गया, एक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मैंने कहा कि बहुत बड़े लेवल पर हम कहते हैं अभिप्रेरणा है, और छोटे लेवल पर, अब देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है। एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है, जिसमें हम आवश्यकता के साथ में जोड़ते हैं, नीड के साथ में जोड़ते हैं। तो आवश्यकता के साथ में जोड़ेंगे तो शारीरिक आवश्यकता होती है, जैसे भोजन, पानी, नींद, मल मूत्र त्याग, ये सब चालक की प्राथमिक आवश्यकता है। अभिप्रेरणा क्या होगा? ये बड़ा लेवल हो गया। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ये वाला द्वितीयक। रियल में अभिप्रेरणा ये होता है। कई बार क्या होता है कि आवश्यकता उसमें भी होती है और इसमें भी होती है, लेकिन इसको कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं ये तो चालक है। एक्चुअल में मोटिवेशन तो ये है। मोटिवेशन कुछ हम एडिशनल करें, कुछ अतिरिक्त करें, ये तो आप नहीं करोगे तो भी करवा देगा, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन रियल में इसको मोटिवेशन मानते नहीं है। रियल में मोटिवेशन यहां पर आता है। तो इसलिए अब देखो, चालक और अभिप्रेरणा में अंतर। चालक हो गया प्राथमिक और अभिप्रेरणा हो गया द्वितीयक वाला, सेकेंडरी। जैसे पद, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, उपलब्धि, धन, दौलत, जो भी है, मान सम्मान पाने के लिए हम काम करते हैं, बस उसके साथ में जुड़ता है अभिप्रेरणा। सिंपल है। चलिए अब देखो, लक्ष्य, अभिप्रेरक, प्रेरक और पुनर्बलक, ये जो शब्द है ना,
लक्ष्य अभिप्रेरक। आपके सामने कुछ चित्र है और इन चित्रों को देखें और गौर करें। हाँ, क्या लग रहा है? अब इसको आप पढ़ें कि वे वस्तुएं या घटनाएं जो आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जैसे भोजन की आवश्यकता भोजन से ही पूरी होगी, तो भोजन क्या है? एक लक्ष्य। तो भोजन उस समय हमारा टारगेट हो जाता है, हमारा लक्ष्य भोजन होता है। जब तक भोजन नहीं मिलेगा तब तक हम एक्टिविटी करते रहेंगे। लक्ष्य और आवश्यकता में अंतर, यहां पर आवश्यकता सामान्य होगी और लक्ष्य विशिष्ट हो गया। जैसे अभी हमने कहा था कि अभिप्रेरणा बहुत बड़ा है और आवश्यकता छोटी होगी, तो यहां पर लक्ष्य और आवश्यकता में ही अंतर हो गया। लक्ष्य का मतलब आप कह सकते हो कि ये भी मेरा लक्ष्य है ये मेरा लक्ष्य है, लेकिन ये लक्ष्य तो सबका ही होता है, ये लक्ष्य सबका पूरा हो जाता है और इसके बिना हमारा काम ही नहीं चलता है। लेकिन लेकिन इसके बिना काम चल जाता है, लेकिन ये कुछ लोगों में होता है। और जीतने का जज्बा, जोश और कुछ पाने की जो ललक होती है, बस उसको हम कहेंगे लक्ष्य। लक्ष्य वो होगा जिसमें एक निश्चित समय तक हम किसी चीज को पाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये चीजें आपको मिल जाएगी, छोटी या बड़ी, कम या अधिक मात्रा में मिल जाएगी, लेकिन ये चीजें छोटी बड़ी कुछ नहीं होती है, आपको कंप्लीटली लेना ही पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। तो यहां पर जो है लक्ष्य अभिप्रेरक पुनर्बलक इस प्रकार से काम करता है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, लक्ष्य और आवश्यकता में अंतर। आगे देखते हैं। अर्नेस्ट हिलगार्ड एक मनोवैज्ञानिक है, अर्नेस्ट हिलगार्ड। अर्नेस्ट हिलगार्ड क्या कहते हैं? देखो, आवश्यकता, ये कहता है कि आवश्यकता तनाव प्रोत्साहन, इन्होंने एक सूत्र दिया है और इस सूत्र का नाम है आवश्यकता तनाव प्रोत्साहन। यानी कि आवश्यकता चालक को जन्म देती है। आवश्यकता किसको जन्म देती है? चालक को जन्म देती है, तथा प्राणी वातावरण में उपस्थित किसी वस्तु या लक्ष्य प्राप्त करके आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है। देखो, इसका मतलब ही लगभग वही है। हालांकि अर्नेस्ट हिलगार्ड ने दे दिया, इसलिए हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि आवश्यकता, पहले नीड क्रिएट हुई, उसके बाद में तनाव क्रिएट हुआ और तनाव ने हमें काम करने के लिए बाध्य किया और फिर हमें प्रोत्साहन मिला। यानी कि जो भी है, जो भी हमारी उम्मीद थी वो हमें मिल गई। मैंने आपको बोला कल आपका टेस्ट है और टेस्ट में जो प्रथम 3 विजेता रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको 1111 रुपए नगद पुरस्कार मिलेगा, या 11 हजार मिलेगा, या 21,000 मिलेगा। तो यहां पर क्या हुआ ये आपकी क्या नहीं लग रहा है आवश्यकता? अरे बाप रे, 21,000 मिलेगा ना, तो अपना काम हो गया, अपना काम हो गया, 6 महीने का अपना खर्चा निकल जाएगा और ये मेरी अभी आवश्यकता है। तो अब ये आवश्यकता बन गई और आवश्यकता ने आपके अंदर तनाव पैदा कर दिया और उसी तनाव ने आपसे काम करवा लिया। तो बच्चों को पढ़ाएंगे आप स्कूल जाकर, बच्चों को जब आप क्लास में पढ़ाएंगे तो सबसे पहले उसके अंदर आवश्यकता को क्रिएट करेंगे और आवश्यकता क्रिएट करेंगे तब बच्चा काम करेगा और बच्चा काम करेगा तब उसको कुछ मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से मान लो कि आपकी क्लास में कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो उसको पढ़ाने का यह तरीका हो सकता है, नहीं इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हो वो उसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो वो क्यों पढ़ेगा? तो हमारा काम क्या है? उसकी आवश्यकता को बनाना, उसको रियलाइज करवाना कि बेटा ये जो चीज है ना आपके यहां काम आएगी, देख लेना। तो हमने उसकी आवश्यकता को धीरे धीरे क्रिएट किया। उसके बाद में फिर भी नहीं होता है तो फिर हम क्या करते हैं कि चलो बच्चों, मैं आपको एक चीज बताती हूं और वो चीज ये है कि मैं 10 वर्ड लिखती हूं यहां पर और 10 वर्ड हिंदी और 10 उनका इंग्लिश में, और उन 10 में से आपको केवल 3 बताना है। कितने बताना है? 3। लेकिन एक बार मैं बताऊं, उसके बाद में आप कोई भी 3 बता देना लिखकर, और जो पहले बताएगा उसके लिए क्लास पूरी तालियां बजाएगी। अच्छा, मेरे लिए तालियां बजाएगी? हाँ बिल्कुल बजाएगी। अब वो लिखेंगे, अब वो समझेंगे, आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मुझे तालियां बजवानी है। ये क्या हुआ? ये है प्रोत्साहन, ये इंसेंटिव है, इसके लिए बच्चा काम करेगा। आपने उस बच्चे की नीड को क्रिएट किया और उसके बाद में बच्चे के अंदर तनाव पैदा हुआ
और इस तनाव ने बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, एकाग्रता। अब बच्चे ने कहा कि ये मेरी जरूरत है, ये तो मैं करूंगा ही करूंगा। तो इस प्रकार से लगातार इंसान कार्य करता है। इस परिभाषा को दोबारा पढ़ें आप। अर्नेस्ट हिलगार्ड आवश्यकता तनाव प्रोत्साहन सूत्र देता है, जिसके अनुसार आवश्यकता चालक को जन्म देती है तथा प्राणी वातावरण में उपस्थित किसी वस्तु या लक्ष्य प्राप्त करके आवश्यकता की पूर्ति करता है। और जैसे ही आवश्यकता पूरी होगी उसकी, उसी के साथ उसका ड्राइवर और ये ड्राइव या प्रनोद ये कमजोर हो गया। उसके बाद में वापस इसको एक्टिव करना है तो फिर उसको कुछ दिखाना पड़ेगा। तो लगातार इस प्रकार से आप कार्य करवा सकते हो बच्चों से। चलिए अब ऐसा करते हैं, इनको हम एक बार लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोटबुक निकालें।